इसको समझने से पहले विटामिन्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि अ, हम सब ऐसा मानते हैं कि, और एलोपैथी वाले खास करके बोलते हैं, विटामिन्स फूड में हमको वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलते हैं। ऐसा आप सब ने सुना होगा, सब डॉक्टर्स भी ऐसा बोलते हैं। और आजकल आप देखिए समाज के अंदर, सोसाइटी में, घर, हर घर विटामिन B12, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आपको सबसे ज्यादा मिल रही है, दिख रही है। क्या वजह है? क्या सोच रहे हो आप? क्यों होता है ये? वो लोग तो ऐसा ही बोलते हैं कि भी वेजिटेरियन फूड में विटामिन होते नहीं है, इसीलिए नॉन वेज खाया करो। आप अच्छा। अपना माइक ऑन रखिए सही। और रिप्लाई भी सर, दे। मछली का तेल खाने को बोलते हैं डॉक्टर। हाँ, ये नॉन वेज तो हुआ ना। सब अपने माइक ऑन रखे और बीच में जब मैं बोलता रहूँ तो उसका रिप्लाई भी देते रहिए, क्योंकि ये आप साथ में जब जुड़ते रहोगे ना, रिप्लाई भी देते रहोगे, वीडियो भी ऑन रखोगे, तो वो चीज़ आपको मेमोराइज हो जाएगी। आप पुस्तक को अकेला पढ़ो, अच्छा वही पुस्तक आपको कोई सुनाए, और वही पुस्तक आप ऑडियो के साथ, विजुअल के साथ देखो, तो आपको ऑडियो और विजुअल के साथ जब जो चीज़ माइंड में जाती है ना, वो लाइफ टाइम याद रहती है। आप पुस्तक को एक बार पढ़ोगे तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके थोड़ा याद रहेगा। तो ऑडियो और विजुअल दोनों के साथ जब कोई इंफॉर्मेशन जाती है माइंड में, तो वो लाइफ टाइम याद रह जाती है। इसीलिए मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जहाँ भी हो अपने वीडियो को ऑन रखो और ऑडियो भी ऑन रखो। जब मैं कुछ बोलूँ तो इसके सामने आप रिप्लाई भी देते रहिए। दो और है, मुस्कान, अरविंद कुमार, अरविंद, अरविंदर, एक पंजाबी अच्छा। एक है। सर बस 2 मिनट में मैं ऑन करती हूँ वीडियो। हाँ, यस एक सर, बार अरविंदर कौर। नाम सर मैं अलग भी लिखा है। पंजाबी हूँ। यस, अभी ऑन कर रहे हैं सर। और अपेक्षा। अच्छा, आपको खुशखबरी मिली होगी, लकुलिश यूनिवर्सिटी ने हमारे सब्जेक्ट को अप्रूव करके कोर्स चालू कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत अच्छा सर। अभिनंदन, बहुत अच्छी बात है। ग्रेट है, क्योंकि फैंटास्टिक। ये सब्जेक्ट जहाँ 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 मैं लेके गया था तो सारे लोग ये बोलते थे कि भी ऐसा तो कोई सब्जेक्ट कोई जगह कोई पढ़ाता ही नहीं, हम कैसे उसको माने। और सच्ची में आगे जाके ये बहुत काम में आने वाला है विषय। हाँ, जो भी पढ़ेगा, जो भी समझेगा, उसके जीवन में फर्क तो आएगा। आएगा आएगा। क्योंकि एक ही यही रास्ता है। जितने हमारे समाज में अभी सोसाइटी में जो बर्निंग इश्यू है, इसमें विटामिन्स वाला भी बर्निंग इश्यू है टॉपिक। बच्चे कुपोषण में, माल न्यूट्रिशन में इतनी खराब हालत में जी रहे कि पूरे इंडिया का आप देखो, तो मुझे ऐसा डर है कि अगली पीढ़ी हमारे देश का विनाश कर लेगी, क्योंकि उनके पास कुछ होगा ही नहीं, शरीर ही नहीं ठीक होगा। तो कैसे जी पाएंगे, क्या कैसे रहेंगे, वो बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। यंगस्टर जो कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे नहीं पैदा कर रहे, हालत इतनी खराब है। मजदूर आप देखिए, 40 की उम्र का होगा, 60 का बुढ़ा दिखेगा। मेहनत इतनी करता है कि पूरे दिन उसके मसल्स थक जाते हैं, रात को सोने जाता है तो पेन हो रहा है, उसको ड्रिंक लेनी पड़ती है। जुआनी तो चली गई, शराब पी के व्यसन करके अपनी शरीर को भी खलास कर रहा है। और मजदूर के पास तो पैसे बचते नहीं। हमारी इंडिया की मानसिकता ऐसी है, सबसे ज्यादा शोषण किसी का होता है तो मजदूर का हो रहा है। और जितने आपको करोड़पति दिख रहे हैं ना, सारे लोग मजदूरों की शोषण करके मालदार बने हैं। दुनिया में डेवलप कंट्री में इतनी भयंकर हालत कोई देश में नहीं है।
आप डेवलप कंट्री में जाइए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वहाँ मजदूर भी गाड़ी लेके घूमता है। और यहाँ मजदूर को 12 घंटा काम करने के बाद उसको पेट भरने के लिए खाने का पैसा नहीं मिल रहा है। अपने बच्चों को कैसे संभालेगा, कैसे पढ़ाएगा, दवाई का खर्चा कैसे निकालेगा? कौन कर रहा है? जो पढ़े लिखे लोग हैं, मालिक है, वो शोषण कर रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। तो उन लोगों की जवानी कैसे वापस लाए? बच्चों को माल न्यूट्रिशन में से कैसे बाहर लाए? कॉलेजियन जो लोग हैं वो लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, तो कैसे उसको वापस उसकी ताकत ले आए, उसकी एनर्जी लेवल। मैं नर्सिंग कॉलेज में लेक्चर लेने जाता हूँ, 2 घंटा में खड़े खड़े लेक्चर लेता हूँ। नर्सिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही है, 2 घंटा बेंच पे कंटिन्यूअस बैठ नहीं सकती, थक जाती है। आधी से ज्यादा लड़कियों का हीमोग्लोबिन कम है, आधी से ज्यादा लड़कियों का गायनेक प्रॉब्लम वाली है, आधी से ज्यादा लड़कियों के बाल सफेद हो रहे हैं। ऐसी भी हालत लड़कों की भी है। अब दोनों की जैसी कॉलेज खत्म हो जाएगी, पेरेंट्स शादी करवा लेंगे, शादी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम पहला फेस करना पड़ता है। अहमदाबाद में हर हफ्ते एक नया आईवीएफ हॉस्पिटल बन रहा है, हमको न्यूज़पेपर में दिख रहा है, ओपनिंग हो रहा है। अच्छा, आईवीएफ में जाएंगे, दवाई खाएंगे, अंडा पैदा करेंगे, बच्चा रखेंगे, नेचुरल डिलीवरी तो होगी ही नहीं, काट के निकालना पड़ेगा। बच्चा का डिलीवरी नेचुरल नहीं होती है। बच्चा का डिलीवरी होने के बाद उसको वैक्सीन देनी पड़ती है, दवाई देके देके जिंदा रखना पड़ता है, बक्से में रखना पड़ता है, तब जाके वो जिंदा रहता है। अब जो बच्चे को पैदा करने के लिए इतनी नीट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो बच्चे जब 20-25 साल के होंगे तब देश की हालत क्या होगी, सोचो। बहुत खराब हालत है। मुझे तो ये सोचता हूँ और मेरे रुआटे खड़े हो जाते हैं। देश कहाँ जा रहा है? विटामिन की डेफिशिएंसी आप क्या सोच रहे हो, क्यों है? और उसके लिए क्या आपको नॉनवेज खाना पड़ेगा? बोलिए। हमने आज तक जितने लेक्चर लिए हैं, कृष्ण सामने सवाल जवाब भी किए बिना ही किए हैं। एक्चुअली साथ साथ में रखे होते तो अच्छा था। अपने सर अपने हिसाब से बोलिए, क्या आप मानते हो? सर हम तो जैसे हमारे घर में तो लहसुन भी नहीं खाते, मतलब प्योर जैन धर्म अपनाते हैं। हम्म। तो सर, और नॉनवेज की तो बात ही ठीक नहीं है। कर सकते। हाँ, नॉन वेज की तो बात ही नहीं कर सकते। और मुझे खुद को B12 कम बता रहे हैं डॉक्टर। जी, खुद पेशेंट हो। हाँ, तो फिर सर करें क्या? कोई जी। मतलब कोई अल्टरनेट नजर नहीं आता। नहीं, हम ऑल्टरनेट हम ढूंढते नहीं है। आपने कभी ये सवाल किया अपने आप को कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाओगे तभी विटामिन डेफिशिएंसी में बाहर आओगे? तो इतना सोचो, अपने आप को सवाल होना चाहिए कि जो नॉन वेजिटेरियन, जो वेजिटेरियन प्राणी है, बंदर है, गाय भैंस है, घोड़ा गधेड़ा है, गाय भेड़ बकरा है, उनको विटामिन B12 कहाँ से मिलता होगा? वो तो नॉनवेज नहीं खा रहे। वो तो कभी हम सोचते ही नहीं, कभी सवाल भी नहीं करते डॉक्टर्स को। मनुष्य को क्यों नॉनवेज खाने की जरूरत पड़ेगी? क्या मनुष्य वेजिटेरियन प्राणी नहीं है? दूसरे वेजिटेरियन प्राणी को विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो मनुष्य को क्यों? ये उसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं देते हैं। और बोल रहे हैं नॉनवेज खाओ, हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करो। कोई सवाल भी नहीं कर रहा है। क्या वजह है? उसको आज आपको समझना है। आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो 1-1.5 किलो का होता है, 1 फीट की हाइट का होता है। अब जो बच्चे ने जन्म लिया है उसको हर साल अपनी हाइट को डबल करना है कि नहीं करना है? कर- करना है। करना है सर। अच्छा, हाइट डबल करनी है उसको हर साल, तो उसकी हड्डी हर साल डबल
लंबी करनी पड़ेगी। यस सर। हड्डी को लंबी करने के लिए क्या चाहिए? हड्डी के लिए आप क्या खाते हो? कैल्शियम। सर कैल्शियम। कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम। ठीक है। कैल्शियम उनकी माँ के दूध में भगवान ने दे के रखा है। हाँ। अच्छा, कैल्शियम सिर्फ दूध में नहीं होता है, आप पानी पीते हो इसमें भी होता है, टीडीएस के रूप में। आप जितना भी भोजन खाते हो सब में कैल्शियम है। दूध में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कैल्शियम सब जगह है। अच्छा, जिन लोगों ने नी रिप्लेसमेंट करवाए आपके अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में, सगा संबंधी में, उनको पूछ लेना, क्या हर रोज आप दूध पीते हो, सब कुछ खा रहे हो कैल्शियम वाला, तो हड्डियां घिस क्यों गई? घिसनी नहीं चाहिए। यस सर, नहीं घिसनी चाहिए थी। अच्छा, अब छोटे बच्चे को हाइट डबल करनी है, कैल्शियम उसकी माँ के दूध में है। अच्छा, जो लोगों के नी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं उनके, उन्होंने कैल्शियम वाला फूड खाया, फिर भी हड्डी घिस रही है, तो क्यों नहीं उसकी हड्डी में गया? जाना चाहिए, हड्डी घिसनी नहीं चाहिए। अच्छा, जो बच्चा जन्म लिया उसको हर साल डबल हाइट करनी है, तो माँ के दूध में कैल्शियम है, लेकिन कैल्शियम कभी सीधा हड्डी में नहीं जा सकता। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है। चाहे पानी में कैल्शियम हो, चाहे आपके फूड में हो, कहीं से भी कैल्शियम आपके शरीर में जा रहा है। आप इवन कोई पॉल्यूटेड इलाके में से जाओ जहां धूल उड़ रही है, मिट्टी, धूल उड़ रही है, तो धूल में भी कैल्शियम है, वो भी आपके शरीर में जा रहा है कहीं ना कोई रास्ते से। लेकिन कैल्शियम कभी हड्डी में सीधा नहीं जा सकता। कैल्शियम को विटामिन में कन्वर्ट होना पड़ता है, तभी वो हड्डी में जा सकता है। अब ईश्वर ने कैल्शियम को हड्डी के लिए लायक बने, उसका कन्वर्जन करने के लिए जो व्यवस्था करके रखी है, उसी को आपको समझना है। तो भगवान ने क्या व्यवस्था की है कि बच्चा जब दूध पीता है, मुंह में भरता है माँ का दूध, और स्टमक में पहुंचता है, इमीजेट वो दूध दही बन जाता है। इमीजेट, जैसे मुंह से पेट में गया, तुरंत दही। कौन करता है दही? खट्टा करता है दही दूध। सोचो कौन करता होगा दही? સ્ટમકમાં એસિડ હોય એટલે नहीं, भगवान ने बच्चे के मुंह में और जठर में इतने बैक्टीरिया रखे हुए हैं कि जैसे दूध पेट में गया, मुंह से, मुंह के साथ बैक्टीरिया, मुंह के भी बैक्टीरिया जाएंगे और जठर में भी है, वो इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं कि उसी को इमीडिएट दही में कन्वर्ट करते लेते हैं। उसको बोलते हैं प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो दूध का जो कैल्शियम है उसको कन्वर्ट करते हैं विटामिन में, और ये विटामिन बन गया और हड्डी में गया, हड्डी फटाफट लंबी होती रहती है, हर साल उसकी बच्चे की हाइट डबल होती रहती है। ये व्यवस्था ईश्वर ने बना के रखी है। 5 साल तक बच्चा हाइट फटाफट उसका बढ़ रहा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये पढ़ी लिखी माताएं, गूगल वाली, फैशन वाली, अपनी शेप बिगड़ न जाए इसके लिए बच्चे को 1 साल से पहले अपना माँ अपना दूध को छुड़वाने का प्रयत्न में लग जाती है। बच्चे को चाय पिलाती है, बच्चे को थम्स अप पिलाती है, कोका कोला पिलाती है, अब ऐसे एसिडिक भोजन खिलाने लगती है। बच्चे के स्टमक में जो बैक्टीरिया है, जो विटामिन बनाने का काम करने वाले, उसको मारती है, खुद ही ऐसा खिलाती है बच्चे को कि वो सारे बैक्टीरिया मर जाए, उसकी हड्डी की लंबाई बढ़नी रुक जाए। आजकल आप देखिए, कोई भी 10वीं कक्षा की स्कूल में चले जाइए, वहां के बच्चों के देखोगे ना आप, छोटे छोटे घेटे बकरे दिखेंगे आपको।
हम बच्चों के पेट में जो बैक्टीरिया है, जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है, उसको मारने वाले खुराक खिलाते रहते हैं। बुजुर्ग लोग भी यही करते हैं, सुबह सुबह में चाय पीते हैं। अच्छा, एसिडिक खुराक खाते रहते हैं तीनों टाइम। कोई मेहमान आ गया तो थम्सअप मंगवा ली, कोका कोला मंगवा लिया, पिलाते हैं। जहर पीते हैं खुद भी, और मेहमान गेस्ट को भी पिलाते हैं। अच्छा, 3-4 महीने में मान लो सीजन बदल गई, गला पकड़ गया। आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधि। उपवास करके आपको अपने गले को ठीक करना है, लेकिन आप क्या करते हो? दौड़ के भाग के जाते हो एलोपैथी वाले फैमिली डॉक्टर के पास, 3 दिन के लिए 3 टाइम खाने की एंटीबायोटिक ला के आते हो। अब भगवान की व्यवस्था, भगवान ने क्या रखी है कि 5 साल तक अपने स्टमक और मुंह में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। 5 साल के बाद भगवान मुंह का और स्टमक का बैक्टीरिया कम कर लेता है, सिर्फ छोटी आंत में और बड़ी आंत में रखता है। आप बड़े होने के बाद ऐसी एसिडिक चीजें खाते रहते हो। सीजन चेंज होती है तो जब गला पकड़ता है, बीमारी आती है छोटी सी, तो एंटीबायोटिक 3-3 दिन के लिए खाते हैं तीनों टाइम। आपकी आंतों में जो भी छोटे थोड़े बचे हुए बैक्टीरिया है, उसको आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के मार रहे हो। अब इतना करोगे तो फिर आपके शरीर में विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो उन्होंने दूध चाय कॉफी घी की लीलाएं की थी या दही की थी? दही मक्खन। पागल थे क्या वो? जिन्होंने इतनी अद्भुत भगवत गीता लिखी हो, जिसके 18 अध्याय योग की भाषा को दिखाते हैं, पूरे योग विषय को पढ़ाते हैं वो, तो दही की लीला क्यों करने लगे? यही समझना है। हमारे शरीर में प्रोबायोटिक एक्टिविटी हम खत्म कर रहे हैं। विटामिन की जो समस्या है ना, ये यही वजह है, और कुछ नहीं है। तो ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ से मिलते हैं? हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा बैक्टीरिया गाय के दूध में से बना हुआ दही। दही में क्या है? बैक्टीरिया तो है। बच्चा जब दूध पीता है, पेट में जाता है, तुरंत दही बन जाता है। मान लो बच्चे ने दूध ज्यादा पी लिया और उसके पेट में गड़बड़ी है और उल्टी की, तो क्या दूध निकलता है, दही निकलता है? दही। दही निकलता है सर। दही निकलता है। ये सब माताओं को पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है दही क्यों निकलता है। बस यही समझना है। आपके शरीर के लिए जितने भी विटामिन चाहिए, वो विटामिन आपके शरीर के डाइजेस्टिंग सिस्टम में रहे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ही काम करते हैं। पूरी दुनिया का जीवन बैक्टीरिया के ऊपर टिका हुआ है। आप मान लो कोई खेत को देख लो, खेत के अंदर कोई भी फसल पैदा करते हैं तो उसका जो कचरा बचता है उसको एग्रो वेस्ट बोलते हैं। ये एग्रो वेस्ट आप इकट्ठा करके कोई भी पौधे के मूल के अंदर खड्डा करके डाल दो, वो पौधे का मूल वो एग्रो वेस्ट को कभी नहीं खा सकता। उसको खाने के लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, उसका कन्वर्जन करना पड़ता है एग्रो वेस्ट का। और ये एग्रो वेस्ट का कन्वर्जन कौन करता है? जो जमीन के अंदर केचुए होते हैं ना, अरसिया बोलते हैं गुजराती भाषा में, अर्थवर्म अंग्रेजी में बोलते हैं। वो अर्थवर्म वो कचरा को खाते हैं, और जो सॉइल निकालते हैं पीछे मल द्वार से, उसके अंदर हजारों प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एजोक्टोबैक्टर से लेके राइजोबियम से लेके कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया ही वो एग्रोवेस्ट को फर्मेंटेशन करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट होने के बाद वो जो पौधा है उसका मूल उसको खा सकता है। आजकल ये जो पढ़े लिखे जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, साइंटिस्ट अपने आप को बोलते थे, उन लोगों ने खेडूत को क्या बोला? यूरिया डाल दो, डीएपी डालते रहो।
हाँ, केचुओं को मारते रहो, और मार मार के आज हालत ऐसी हो गई है कि खेत के अंदर कितना भी यूरिया डीएपी डालो, लेकिन केचुए है ही नहीं, बैक्टीरिया पैदा करने वाला कोई है ही नहीं। अब फसल में क्या स्वाद आएगा, क्या प्रोडक्शन होगा? खेडूत की हालत आज के लिए इसीलिए है क्योंकि जो बड़े लिखे लोग थे, उन्होंने बैक्टीरिया के सामने देखा नहीं, उसको मारने का काम किया है, पाप किया है उन लोगों ने। एलोपैथी वाले भी यही कर रहे हैं, आपको जब भी कुछ तकलीफ हो गई एंटीबायोटिक देते हैं। आपके शरीर में करोड़ों जीव है जो आपको जिंदा रखने के लिए काम में लगे हुए हैं। हाँ, सारे फूड को प्रोसेस करके कन्वर्जन करके विटामिन्स बना के देते हैं, उसको मारने का काम कर रहे, पाप कर रहे, सारे लोग नरक में जाने वाले हैं। खेतों में फसल पैदा नहीं हो रही है, खेडूत मरने की कगार पे है, बेचारा जिंदा नहीं रह पाता है। शहर में रहने वाले दवाई खा के मर रहे हैं, सबको मरना ही है। क्यों? ये पढ़े लिखे अंग्रेजी नीति वाली जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है ना, उन्होंने हमारी देश की दुर्दशा करी है। वो सिद्धू की बीवी कैंसर में से बाहर आ गई, फोर्थ उन्होंने क्या स्टेज एक पे। स्टेटमेंट दे दिया, उसके ऊपर करोड़ा का कोर्ट में दावा ठोक दिया। कितने शातिर लोग हैं देखो। तो विटामिन की डेफिशिएंसी के लिए आपको आपके शरीर में बैक्टीरिया की कॉलोनी कम न हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी मुंह की जो सलाइवा होती है, क्या उसके बाजार में बोतल मिलेंगे? नो सर। अच्छा, मिलते तो कोई पीता भी? आप पियोगे क्या? नहीं, नहीं। इसी तरह हमारे शरीर को जो विटामिन चाहिए, वो विटामिन कभी बाहर बोतल से नहीं मिल सकते। जिस तरह आपकी मुंह की सलाइवा आपको मुंह में पैदा करनी पड़ती है, इसी तरह आपके शरीर को जो विटामिन चाहिए, आपके शरीर में आपको खुद को पैदा करने पड़ेंगे। और पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं, देखो मैं आपको रास्ता। एक तो सबसे पहला है देसी गाय का दूध में बना हुआ दही। दूसरा, इसका अद्भुत सोर्स है मटके का पानी। आजकल मटका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, फ्रीज आ गए हैं। मैं तो फैशन वाली हूँ, पैसा वाला हूँ, मेरे घर में मटका, ये तो देसी दिख रहा है। हाँ? अनपढ़ के घर मटका होता है, पढ़े हुए के घर थोड़ा मटका होता है। मटके में क्या होता है? मटके में पानी ठंडा कैसे होता है? आपने तो वहां कोई इलेक्ट्रिसिटी लगाई नहीं, बताओ कैसे होता है? सर सर, उसको मेरे इसी तरीके से बनाया जाता है, उसमें पोर्स होते हैं जिससे हवा पास होती है, उसकी वजह से वो ठंडा होता है ना। ये हवा से ही नहीं हो रहा है। हवा तो मटके को भी ठंडा कर सकती थी ना। अच्छा, आप जो कोई मेटल का पात्र ले लो, इसके अंदर पानी भरो, तो हवा ठंडी कर रही है तो मेटल भी तो ठंडा होना चाहिए ना। नहीं सर, उसमें सर होल्स होते हैं, मिट्टी भी दो तो चीजें कैल्शियम। उसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, हवा उसको ठंडी करती, मटके को ठंडा कर सकती है, तो मेटल को क्यों नहीं कर सकती? यहाँ रीजन अलग है। यहाँ क्या होता है कि जो पानी है, मटके की जो बॉडी है वो पोरस है, वहां से पानी जब बाहर आता है, तो हवा में जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसके संपर्क में आते हैं। वो बैक्टीरिया के साथ पानी मटके के अंदर जाता है, इसके अंदर एक बैक्टीरियल कॉलोनी बढ़ रही है, और उसके अंदर जीव आ रहा है। और वो पानी जब आप पीते हो ना, तो आपको पानी पीने का संतोष फीलिंग आता है कि हमने कुछ पिया। जितना पानी मटके का ठंडा है, उतना ही ठंडा पानी आप फ्रिज का पियो, आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। एक बैक्टीरिया की वजह से है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया। ये पूरी संसार बैक्टीरिया से चलता है। चाहे खेत में भी हो तो वहाँ बैक्टीरिया एग्जिस्ट है, तभी तो ये
वनस्पति का, एग्रीकल्चर का ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया खलास, जमीन इनफर्टाइल हो जाती है। आपके आंतों में भी बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं? आप जो जो भोजन करते हो ना, इसके अंदर जो फाइबर बचता है आंतों में, क्योंकि खुराक जो है वो तो डाइजेस्ट हो जाएगा, खून में चला जाएगा। अब जो थोड़ा घना फाइबर बच गया है, उसके ऊपर उसका ग्रोथ फास्ट हो जाता है। लेकिन आजकल हम मैदा वाली चीजें खाते हैं, फाइबर वाली चीजें अच्छी नहीं लगती है। जिसमें फाइबर ज्यादा है ऐसी सब्जी पत्तियां तो खाते ही नहीं है। तो आपके हाथों में प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, वो बढ़ नहीं रही। और हर रोज आप चाय पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, मारते रहते हो अपने बैक्टीरिया को। अब बैक्टीरिया ही नहीं है तो विटामिन बनाएगा कौन? आजकल देखो, जिन लोगों ने कोरोना की ट्रीटमेंट ली थी, वो सारे लोगों को कोई ना कोई नई समस्याएं आ गई है। किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को अटैक हो गया, कोई अटैक में मर रहे तो भी लोग बोल रहे कोरोना की रसी वैक्सीन के कारण ही हो रहा है। कोरोना की वैक्सीन के कारण नहीं हो रहा है, आपने जो एंटीबायोटिक खिला के उनके शरीर में जो जिंदा लोग थे, बैक्टीरिया उसको मार दिया, गिराया है, उसकी वजह से हुआ है। उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। जितने आपने मारे तो सामने नए तो भी बनाने पड़े ना। लेकिन नया बनाने का तो कोई बोलता ही नहीं कि भी इस तरह आप नया बनाओ। कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा है मटके का पानी पियो। अच्छा, दूध का दही बनाओ और दही बना के बाद पियो, वो कोई नहीं बोल रहा है। चाय पीते रहो, दूध पीते रहो, अपनी दवाई खाते रहो। और कम पड़ रहा है विटामिन, तो मछली का तेल खाया करो, नॉनवेज खाया करो, विटामिन की सप्लीमेंट लेते रहो। समस्या यहाँ है। तो डॉक्टर खादिरवली का नाम सुना होगा आपने। वो लोगों को पकाया खिला के ठीक कर रहे, कैसे कर रहे? ये बैक्टीरिया पैदा करके कर रहे हैं। वो और कुछ नहीं कर रहे, वो मिलेट को लेते हैं। मिलेट क्यों लेते हैं? मिलेट दो प्रकार के होते हैं, बड़े दाने वाले मिलेट, छोटे दाने वाले। छोटे वाले को बोलते हैं लिटल मिलेट। गेहूं, चावल, मकई, ज्वार वो मिलेट है, लेकिन वो लिटल मिलेट नहीं है। तो ये लिटल मिलेट पे ही क्यों काम कर रहे हैं? इसीलिए कि जो बड़े दाने वाले हैं उसमें फाइबर की क्वांटिटी बहुत कम है, 3% 4%। और जो छोटे दाने वाले हैं मिलेट, उसके अंदर 14-15% तक फाइबर है। कैलोरी कम है, फाइबर ज्यादा है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं कि आपको जो मिलेट खाना है उसको 6-8 घंटे पहले भिगो के रखने के लिए बोलते हैं। भिगो के रखो, फिर उसको पकाओ। अच्छा, पकाने के बाद वो बोलते हैं उसके ऊपर कपड़ा ढांक के रखो, बांध के, कि अंदर की गर्म हवा जल्दी से बाहर निकल जाए। हवा बाहर निकल जाए, ठंडा हो जाए तो वो कपड़ा है, इसीलिए ठंडा होने के बाद बाहर की हवा अंदर जाएगी, तो बाहर के जो बैक्टीरिया है वो भी अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो उसकी कॉलोनी जल्दी से बढ़ेगी, क्योंकि वो पकाया हुआ भोजन है। जो पकता है उसमें जल्दी बैक्टीरिया फास्ट ग्रोइंग होने लगता है। उसकी इमली बनाते हैं, और एक खट्टी इमली आपको पिलाते हैं। तो वो लोगों को पकाया भोजन खिला के ठीक कर रहे, तो ये ठीक नहीं कर रहे, वो बैक्टीरिया सप्लीमेंट दे रहे, जो भी विटामिन बनाना शुरू हो जाते हैं। अपने हाथों में बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ जाती है। आप जो भोजन खाते हो सारे विटामिन बनना शुरू हो जाता है, शरीर की सारी समस्या अपने आप ठीक होने लगती है। तो डॉक्टर खाली खादी वाली ये बोलते हैं कि भी पका के इसी तरह खाओ। चौहान साहब को, न्यू डाइट सिस्टम वाले को पूछोगे तो वो बोलेगे कि तो पकाया तो खाना ही नहीं चाहिए, वो तो जहर है। वो लोगों को कच्चा खिला के ठीक कर रहे, वो पकाया खिला के ठीक करे, दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन उल्टी है। लेकिन एक दूसरे में कैसे काम हो रहा है वो समझना है। तो विटामिन के लिए फर्मेंटेशन बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में अचार बनाया करते थे, खुद घर का अचार बना के खाते थे। आजकल आप मार्केट में से अचार लाते हो केमिकल वाले,
उसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं हुआ होता है, केमिकल डाल दिया, स्वाद बना दिया। रियल फर्मेंटेशन होने चाहिए, रियल बैक्टीरिया होने चाहिए जो आपके शरीर के काम के विटामिन्स बना के दे सके। और शहर में तो फर्मेंटेशन खुली हवा का करना ही नहीं चाहिए। आप गांव में रहते हो जहाँ खुली हवा है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा है, फ्रेश एयर है, हिली एरिया हो, हिल स्टेशन जैसा शुद्ध वातावरण हो, वहाँ सबसे अच्छे बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। और शहरों में कम जगह में इतना पॉपुलेशन है क्योंकि व्यक्ति इतने पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि वहाँ उच्छ्वास भी इतना निकल रहा है, लोग इतना गंदा खाते हैं, उनका मल भी इतना गंदा निकलता है, गटर भी दूषित है, गटरों का जो वास निकल रही है, हवा निकल रही है, वो भी इतनी प्रदूषित है। तो शहर में रहने वाले को तो हवा के बैक्टीरिया को लेने ही नहीं चाहिए। आप दूध को उबालो, 2 तपेली में रख दो, एक के अंदर ठंडा होने के बाद थोड़ा सा अंदर दही डाल के रखो, दूसरे के अंदर आप कुछ नहीं डालो। दूसरे दिन दोनों में दही बनेगा, लेकिन जिसमें पहले से आपने दही डाल के रखा था वो खाने लायक अमृत होगा, लेकिन जिसमें आपने कुछ नहीं डाला था ना, वो फूड पॉइजन हो गया होगा, जहर बन गया होगा। तो ये जहर कौन बना रहा है? हवा में से घुसे बैक्टीरिया। कहाँ से आए? आपकी बिल्डिंग की जो गटरे है, उसकी जो बास निकल रही है, उसी में से गंदगी वाले बैक्टीरिया आ रहे हैं, उसको फूड पॉइजन कर रहे हैं। अच्छा, अब यही दूध आप हिल स्टेशन पे चले जाओ और वहीं उसको आप करो, तो वो फूड पॉइजन नहीं होगा, वो इतना खराब नहीं बनेगा जितना शहर में जहर बन जाता है। हमारे इंडिया में आप जो रसोई बनाते हो ना, खाते हुए बची हुई रसोई को आप फ्रिज में रख देते हो, एक ही घंटे में आपने फ्रिज में रख दिया, फिर भी दूसरे दिन वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और विदेश में हफ्ते में एक ही बार रसोई पकाते हैं और पूरे हफ्ते तक वो फ्रिज में रखी हुई खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सरकार इतना ध्यान रखती है, गंदगी बढ़ने नहीं देती है। यहाँ तो मकाने पहले बन जाते हैं, फिर गटर लाइन 5 साल के बाद लगती है वहाँ वो इलाके में। जो बिल्डिंग बन चुके हैं उसके 100 फीट भर पड़े हैं, उसका पानी गटर का खुले हवा में जा रहा है, लोगों का जो होना है वो होगा, अपनी जेब भरते रहो बस। इंडिया की हालत ये है, आप फ्रिज में रखी हुई चीज को भी 2 दिन तक नहीं खा सकते। ये गंदगी है और कुछ नहीं है। हिल एरिया में चले जाओ जहाँ फ्रेश एयर है, हवा खुशनुमा है, हाँ वहाँ अच्छे बैक्टीरिया पलते हैं। हाँ, तो गंदगी हमारे आसपास में और जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन हो वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। आपको अच्छे बैक्टीरिया चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा एयर चाहिए, अच्छा हवा पानी चाहिए, तो जहाँ ग्रीनरी है, ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है, हाँ ऐसी जगह पे रहिए। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए काम के है। आप मान लो शहर में रहते हो, आपके लिए शहर छोड़ के जाना मुमकिन नहीं है, तो आपको हवा के बैक्टीरिया शरीर के लिए उपयोग में नहीं लेना है, आपको वहाँ दही का प्रयोग करना है, दही के बैक्टीरिया का इस्तेमाल करना है। और वो खास करके किसके होने चाहिए? देसी गाय के दूध का। जर्सी वाली भी नहीं होनी चाहिए गाय, और भैंस की तो लेना ही नहीं है, क्योंकि उसके दूध में उनका स्वभाव भी होता है। हर एक प्राणी के दूध में उसका अपना स्वभाव होता है। आप रास्ते में जा रहे हो, रास्ता थोड़ा छोटा है, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, रास्ते के बीच में गाय जा रही है, आपको साइड लेनी है, आप हॉर्न मारोगे ना, 2 बार हॉर्न मारोगे ना तो गाय रास्ता दे देगी। लेकिन भैंस जाती होगी ना तो कितने भी हॉर्न मारो, रास्ता देगी नहीं। अब आपके बच्चे को गाय जैसे बनाने हैं, हॉर्न मारने के बाद रास्ता दे ऐसे बनाना है,
या फिर बीच रास्ते ही चले, ऐसा बनाना है, वो आपको तय करना है। ये गाय भैंस तो हमारे देश में थे ही नहीं। ये कौन ले आए? मुगल लोग ले आए थे। पुराणों में कभी भी ऐसे भैंस का नाम तो सुना ही नहीं। नहीं नहीं, ये 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 वहां से आई है, रेगिस्तान से आया है और अफ्रीका से आया हुआ है। तो देसी गाय का दूध, उसमें से जमा हुआ दही हमारे शरीर को जितने बैक्टीरिया दे सकता है, जितना विटामिन बना के दे सकता है, उतना दूसरा कोई दूध नहीं दे सकता। और वही देसी गाय का गोबर और गौमूत्र जितने खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए अच्छे बैक्टीरिया बना के दे सकता है, इतना मेरी बात दूसरा कोई सुनो। प्राणी का गोबर नहीं दे सकता। इसीलिए गाय को हमारे शास्त्रों ने, हाँ, 33 करोड़ देवताओं की माता बताया है। इसीलिए नहीं बताया है। जो सनातन धर्म है, जिसमें धर्म का एस्टेब्लिशमेंट कोई एक व्यक्ति के नाम से नहीं है। भगवान राम को हम भगवान मानते हैं, लेकिन भगवान राम पैदा नहीं हुए, तो उनके फादर मदर, उसके दादा परदादा किस कौन से भगवान को पूजा करते थे? तो वही तो सनातन है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। ब्रह्मांड की अस्तित्व में आया तब से सनातन है, और ब्रह्मांड रहेगा तब तक सनातन रहेगा। दुनिया के सारे धर्म देख लो, कोई एक व्यक्ति ने बनाया मेरे नाम से। वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय है सब। तो बैक्टीरिया, विटामिन डेफिशिएंसी के लिए आप शहर में रहते हो तो मिलेट को ऐसे खुले में मत छोड़ो। पकाने के बाद उसको ठंडा होने के बाद इसके अंदर दही डाल के रखो, मिक्स करके 5-6 घंटे ऐसे खुले में रखो, फ्रिज में मत रखो। और फिर उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाए फिर उसको खाओ। उसमें ये ध्यान रहे कि इसके अंदर नमक नहीं डालना है आपको। नमक डालोगे तो बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ेगा ही नहीं, मर जाएगी। तो मिलेट का प्रयोग करके आप इसी तरह अपने शरीर की विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कंट्रोल कर सकते हो। मिलेट में ज़्यादा फाइबर है, इसके लिए इसमें अच्छा बेनिफिट मिलता है। और मिलेट का प्रयोग के बिना भी आप फ्रेश ताजी बनाई हुई छाछ ले सकते हो, दही खा सकते हो। तो वो भी उसका ऑप्शन है विटामिन के लिए। अच्छा, जिन लोगों को ज़्यादा डेफिशिएंसी है उन लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मीठी चीज़ों पे ज़्यादा ग्रो होते हैं। जैसे आप गन्ने का रस निकालो, 10 मिनट उसको खुला छोड़ के रख दो, 10 मिनट में उसका कलर बदल जाएगा। कौन बदलता है? ये हवा के बैक्टीरिया बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है, ओ यहाँ तो मिष्टान है। हाँ, मीठी चीज है, सबको अच्छी लगती है, मनुष्य को अकेले नहीं। हाँ, बैक्टीरिया को भी अच्छी लगती है, वो तुरंत अट्रैक्ट करते हैं। आओ भैया आओ, चलो भागो। हाँ, मीठी चीज खाने के लिए आ गई है, अंदर आ जाते हैं। हाँ, गन्ने के रस का कलर बदल लेते हैं। अच्छा, भगवान की सेवा पूजा करने में पंचामृत का व्यवस्था है, क्यों है? क्या क्या है इसमें, सोचो जरा। दही, दूध गंगा है, जल। दही है, शहद है। शहद क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो दही के बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी बढ़ाए। हाँ, ये पंचामृत हमारे लिए अमृत है। पंचामृत क्यों बोला है? अमृत है, तुलसी पत्ता के साथ होती है सब। ऐसे नहीं है, सनातन के जो नियम है ना, ये साइंटिफिक है। तो ये बैक्टीरिया के लिए है सब। मटका सिर्फ इंडियन संस्कृति में ही है। दुनिया में कहीं भी जाओ, कहीं मटका का पानी पीने की रिवाज आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? सारे अनपढ़ है। हाँ, जो अपने पीछे की जगह कागज के सफाई करते हो, वो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं।
तो जितनी देश में समस्याएं पढ़े लिखे लोगों ने की है, उतनी शायद दूसरे लोगों ने की होगी। तो ये मिलेट का प्रयोग कैसे करना है आपको मैंने समझ में आपको बता दिया है। मिलेट अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से उसको समझा जाता है, उसका नाम अलग अलग है। यहाँ देखो थोड़े आपको मिलेट दिखाता हूँ। ये बाजरा। ज्वार है, तो उसका उड़िया में, पंजाबी में, तमिल में उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन चीज एक ही है। ये अ, ज्वार, गवा। ज्वार के अलग अलग नाम है। फिर ये बाजरा है। बाजरा बड़ी साइज का होता है और बाजरी छोटी साइज का होता है। जितना दाना छोटा इतना शरीर के लिए ज्यादा फायदे वाला। तो एक ये है। फिर ये फॉक्सटेल है, जिसको कांग गुजराती में बोलते हैं, फॉक्सटेल मराठी में भी कांग कहते हैं उसको। तो ये उसकी सीड्स की फसल और उसके दाने दोनों का आकार साथ साथ में बताया हुआ है। मान लो ये ज्वार है पहला, तो इसके बगल में क्या है, उसका दाना कैसा दिख रहा है। ये बाजरा का है तो बाजरा का फल, फली है, और उसके पास उसके दाने बताए गए हैं। तो ये हर एक मिलेट छोटी ये फिंगर मिलेट है, तो ये रागी बोलते हैं लाल कलर की। ये फॉक्सटेल है, चना, यहाँ गुजराती में चना भी बोलते थे, हम गांव में रहते थे तो ऐसा पीला को तांद्रा, उसको तांद्रा भी कहते हैं गुजराती में। ये कोडो मिलेट है, उसका कलर थोड़ा ब्राउनिश होता है। ये बर्नियार्ड मिलेट है। तो ये अलग अलग प्रकार के, ये लिटल मिलेट है, बहुत छोटा होता है सवा टाइप का। ये प्रोसो है। तो ये भी ये, तो ये थोड़े से जो है ये अलग अलग स्टेट में उसको अलग अलग बोलते हैं। आप जो इलाके में रहते हो वहां जो भी छोटे दाने वाले अनाज मिल रहे हैं, गेहूं चावल तो मजदूरों के लिए, जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनके लिए गेहूं। और गेहूं, गेहूं तो खाना ही नहीं चाहिए। गेहूं खाने का सही तरीका क्या है? गेहूं को आपको पहले अंकुरित करना पड़े, अंकुरित होने के बाद उसको सुखाना पड़े, सुखाने के बाद उसका आटा बनाओ, और फिर उसकी रोटी बनाओ, तो इसके अंदर आपको ग्लूटेन नहीं मिलेगा। लेकिन आप सीधे गेहूं के दाने को आटा चक्की में डाल दो और उसका आटा बना लिया, और फिर उसकी रोटी बनाओ या कुछ भी बनाओ, ये सारे मैदा, मैदा आ गया, इसके साथ वो ग्लूटेन आ जाएगा, ये आपके शरीर में जाके चिपक जाता है। तो लिटल मिलेट को पकाने का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि भी आप उसको 5-6 घंटे पहले उसको भिगो के रहो, पकाओ, पकाने के बाद उसके ऊपर कपड़ा ढांक के रखो, ठंडा हो जाएगा, फिर इसके अंदर बाहर से बैक्टीरिया अंदर जाएगी, फर्मेंटेशन करेगी। लेकिन आप शहर में रहते हैं तो ये बाहर वाले ठंड बैक्टीरिया का इस्तेमाल मत करो। गर्म हो गया, पक गया, पहले गर्म हवा को जल्दी निकल जाने के लिए खुला छोड़ो। जैसे ठंडा होने आए तुरंत उसके ऊपर ढक्कन ढक दो। ठंडा हो जाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा दही डाल दो, मिक्स करके उसको ढक के रख दो। फिर 5-6 घंटे के बाद आप उसको ठंडा ठंडा खाओ, उसको दोबारा गर्म नहीं करना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये मिलेट का उपयोग करके, एक्चुअली इसमें पीछे कॉन्सेप्ट है फर्मेंटेशन, यानी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया का बढ़ावा करने का। हरी पत्ती, मोरिंगा सबसे उत्तम है। मोरिंगे के अलावा अल्फा अल्फा, जिसमें गुजरात में उसको रजका बोलते हैं, गेहूं का जवारा, और इससे भी बढ़िया होता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना में जितने मिलेट न्यूट्रिशन होते हैं इतने कहीं नहीं होते। एक ये है प्रिकली पियर, जो आपके शरीर के अंदर सीधा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो ये हमारे शरीर के लिए काम की चीजें हैं। तो अब हम ये मिलेट के बारे में, प्रोबायोटिक के बारे में आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, फिर आगे चैप्टर में जाएंगे।
सर ये बनाने का प्रोसेस नहीं समझ आया। आपको अब भोजन तो खाना है, लेकिन भोजन इस तरह खाना है जिससे आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़े और विटामिन्स ज्यादा बनने शुरू हो जाए, तो शरीर में मेंटेनेंस अच्छा होता रहे, विटामिन्स की डेफिशिएंसी आए नहीं। तो आपको मिलेट खाना है। अब मिलेट की रोटी तो आप नहीं बनाओगे, उसकी खिचड़ी बनाओगे, चावल की तरह उसको पकाओगे। तो आपको मिलेट को खाने के टाइम पकाना नहीं है। मान लो आपको शाम को खाना है मिलेट को, तो उसको सुबह में पकाना है। दोपहर को सुबह को भिगो के रखना है। सुबह में वॉश करके भिगो के रखना है। दोपहर 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 को उसको पकाना है। पकाने के टाइम आपको इसके अंदर नमक नहीं डालना है। पका के टाइम इसके अंदर आप सब्जी डाल सकते हो। अब पक जाने के बाद उसके ऊपर छन्नी ढकनी है। इससे क्या होगा कि अंदर की गर्म हवा जल्दी बाहर आ जाएगी। गर्म हवा बाहर निकल गई, ठंडा होना शुरू हो जाए, तब शहर में रहते हो तो छन्नी निकाल के ढक्कन ढक दो। अब गांव में रहते हो, फ्रेश एयर आ रही है, हवा ताजी है, फ्रेश है, हिली एरिया जैसी है, तो फिर वहां ढक्कन ढकने की जरूरत नहीं है, वो कपड़ा ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर से अच्छे बैक्टीरिया जाएंगे। लेकिन शहर में रहते हो तो अच्छे वाले बैक्टीरिया, गर्म है तब तक अच्छे वाले बाहर वाले गंदे बैक्टीरिया घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि जाएंगे तो भी मर जाएंगे। भोजन जब तक गर्म है तब तक वो मर जाएंगे। लेकिन एक बार ठंडा हो गया, ठंडा होना शुरू हो जाए, तब उसको ढक के रख दो, फिर बाहर से खराब बैक्टीरिया अंदर घुसने ना पाए। ढक दिया, ढकने से पहले इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल दो, मिक्स करके ढक के रख दो। और 4 5 6 घंटे बाद जब शाम को खा रहे हो, तो दोबारा उसको गर्म नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोपहर को आपने 2 चम्मच बैक्टीरिया डाले थे, शाम को जब खाने बैठोगे न, तो कटोरा भर के बैक्टीरिया अंदर नए हो गए। अच्छा, ये सर वो पकाने बिना नमक का कैसे खाएं? क्या? सर बिना नमक का कैसे खा सकते हैं? आप ये मिलेट खा रहे हो, इसके साथ दूसरी चीज भी तो खा रहे हो ना। फिर ठीक है सर। हाँ, सब्जी खाते होगे, चटनी लोगे, अचार खाओगे, तो ये सब तो है टेस्टी। इसके साथ ठीक मिक्स है सर। करके उसको खाना है। इसके अंदर बैक्टीरिया बढ़े हैं, उसको मारना नहीं है। आप दोबारा नमक डालोगे तो भी मर जाएंगे। अच्छा, रात को खाने के टाइम गर्म करोगे दोबारा तो भी मर जाएंगे। ठीक है सर। वो जिंदा शरीर में जाने चाहिए हमारे। ओके। सर ये मॉर्निंग में खाना अच्छा है कि इवनिंग में खाना अच्छा है? मेरे हिसाब से तो रात को, हमारी गुजराती में एक कहावत है, मारी ने भागी जाओ, खाई ने ऊंघी जाओ। ओके। समझ में आ रहा है? मार नहीं के सर। भाग जाओ और खा के सो जाओ। आपको जो भी हैवी भोजन खाना है, रात को खा के सो जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन आपको उल्टा फंसाया जाता है, भोजन खाओ घूमने जाओ, सुबह में राजा जैसा खाओ और काम पे जाओ। आपका शरीर नहीं काम ठीक कर पाएगा, आधी नींद में रहेगा, नहीं डाइजेस्ट अच्छा कर पाएगा। सारी उल्टी मगज में घुसा रहे। तो जो कोई भी प्राणी भोजन करके क्या करता है, आराम करता है या घूमने जाता है? आराम करते हैं सर कभी। सब आराम करते हैं। लेकिन आपको बताया गया है, सुबह में राजा जैसा, दोपहर को व्यापारी और रात को भिखारी की तरह सो जाओ, नींद ही नहीं आएगी। सर अभी आपने ऐसा बोला कि मीठा यदि डाला जाए तो उसमें बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं, और जिनको हाँ, डेफिशिएंसी ज्यादा हो विटामिन की तो उन्हें लेना चाहिए। तो इसको थोड़ा हाँ। और एक्सप्लेन करो ना सर। तो देखो, अब मीठा यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब मान लो आपने रात को चावल पकाए हैं, हम्म। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। तो अब रात को जो चावल बच गए, उसके अंदर जितने चावल है उतना दही डाल दो, अच्छा। उसको मिक्स करके ढक के छोड़ दो, दूसरे दिन खाओ। अच्छा। हाँ, बहुत वो लगता भी बेहतरीन बहुत टेस्टी, और टेस्टी भी लगेगा। बहुत टेस्टी लगता है, मैंने अब खाया है। इसके अंदर आपने नमक डाल दिया, बैक्टीरिया मर जाएंगे। मिर्ची डाल दी, बैक्टीरिया मर जाएंगे।
आपने नींबू डाल दिया, बैक्टीरिया मर जाएंगे। बैक्टीरिया को मारना नहीं है, उसको जिंदा रखना है। सर अगर गुड़ की शक्कर डाल दे तो? शक्कर नहीं डालनी है, चीनी नहीं डालनी है, गुड़ डाल सकते हो या तो। गुड़। हाँ, गुड़, हनी। देसी गुड़ है तो चलेगा। हम्म। शहद डालो, क्योंकि बढ़िया है। चावल में और कोई एग्जाम्पल सर? कोई, ये चावल हो या मिलेट हो, एक ही है सब। कार्बोहाइड्रेट्स तो है ना सब में। बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट्स, या कार्बोहाइड्रेट्स मीठी चीज है, इसीलिए ये खादर वाली मिलेट के मिलेट को ही पका के खाने की बात कर रहे, दूसरी चीज को पका के खाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि बैक्टीरिया उसी में ही बढ़ेंगे, दूसरी में नहीं बढ़ेंगे। सर स्मॉल मिलेट्स कौन से हुए? जिस जो दाना राई के दाने से छोटा हो। अच्छा। रागी का छोटा होता है ना सर? आप उपवास में कौन से अनाज खाते हो? मोरिया है, राजगीरा है, सामा है, रागी है, बंटी है, यहाँ गुजरात में कुदरी होती है, तांदरा होते हैं। या। ये सब छोटे छोटे दाने वाले अनाज, वही हमारा रियल भोजन है। ये गेहूं तो ये अंग्रेज जाने के बाद आए हैं, उसको तो खानी ही नहीं चाहिए। सर मेरा भी विटामिन D3 काफी कम है, 20.4%। किसी भी प्रकार की विटामिन की डेफिशिएंसी है, आपको प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ाने पड़ेंगे। सुबह में चाय पीते हो तो बंद करो, एक टाइम उपवास करना करो, शुरू करो, क्योंकि उपवास करने से आंतों में जब सूखने लगता है, जब सूखता है आंत, तो इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ एकदम बढ़ने लग जाता है। आप देखो, खेत में पानी ज्यादा भर गया तो मूल के अंदर सड़न होने लगती है। तो खेरूत क्या करता है, वो जो उसका बाउंड्री है उसको तोड़ देता है, और अंदर का पानी जल्दी बाहर निकालने के प्रयत्न में लगे। अच्छा, पानी बाहर निकल जाता है, फिर इसके अंदर वो कल्टीवेशन करता है, हल को चलाता है, अंदर का जो बेज है उसको जल्दी बाहर निकालने के लिए लग जाता है, कल्टीवेशन करता है। तो अंदर का जो बेज है वो जल्दी बाहर जाता है, और थोड़ा मॉइस्चर रहता है। थोड़े मॉइस्चर में जितने बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ते हैं, इतने पानी में नहीं रहते, पानी में मर जाते हैं, ज्यादा जल्दी नहीं मिले बढ़ते इसमें। तो हम जब 16 घंटा का फास्टिंग करते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग हम करते हैं, तो हमारी आंतों में जब सूखने लगता है, तब बैक्टीरिया का ग्रोथ बढ़ जाता है, प्रोबायोटिक, और विटामिन डेफिशिएंसी में लाभ मिल जाता है। हम 24 घंटा जब जग गए डालना शुरू, और रात को 12 बजे सोने जाते हैं तब तक डालते रहते हैं पेट में। ये किसने बहुत सिखाया ये गेहूं और चावल खाना, पता नहीं किसने सिखाया, ये अपने लिए है ही नहीं, मतलब सीधी सी बात। गेहूं से चावल थोड़े अच्छे हैं, चावल में ग्लूटेन नहीं है हम्म। जो गेहूं में है। अच्छा। लेकिन सर उसको मेरा तरीके से खाना चाहिए, उसको सीधा नहीं खाना चाहिए, उसको फर्मेंटेशन करके खाओ। काम का बैक्टीरिया है, भोजन बैक्टीरिया का होना चाहिए। और सर लोग मेरा यूं होता है, 8-9 बजे तक खाना होता है, दूसरे दिन 1:30-2 बजे तक तो हो ही जाता है, इतना उपवास आ, तो रेगुलर हो जाता अच्छा है। है, इतना होता है तो अच्छा है, लेकिन फिर आप जो खा रहे हो, एसिडिक खुराक कम खाइए, क्योंकि एसिड बैक्टीरिया को मारता रहता है। जितने भी पकाए भोजन है वो सारे एसिड हो जाते हैं बाद में। तो अल्कलाइन भोजन में बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं। अच्छा, कोई भी फल होता है ना, कच्चा होता है तब खट्टा होता है। हम्म। तो वो फल जहाँ जो पेड़ के साथ जुड़ा हुआ था, वो जो जगह है, वो जब टूटती है, खुली होती है, तो उसी में से बैक्टीरिया अंदर जाना शुरू होते हैं, और बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद वो फल को वो पकाते हैं, तभी वो मीठा बनता है। आप वो जो जहाँ से जो पेड़ के साथ लगा हुआ था फल, उसका जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आप टेप चिपका के रख दो, वो पकेगा ही नहीं। वो फिर केमिकल डाल के पकाते हैं, वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल पकाया नहीं है। नेचुरल जो पकता है ना, वो टेस्ट में बढ़िया बनता है, तो बैक्टीरिया का काम है। तो ये सारा पूरी पूरी सृष्टि बैक्टीरिया चला रही है।
अच्छा, ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो भी ईश्वर के आदेश के हिसाब से चलते रहते हैं, वो भी अपने काम करते रहते हैं। आपने कभी बाबा बागेश्वर को सुना है? किसी की चिट्ठी निकल जाती है तो वो बोलते हैं कि हनुमान जी की सेवा पूजा चालू कर लो, मंत्रोच्चार चालू कर लो, और हनुमान की सेना आपके घर आ जाएगी, आपके घर के सारी समस्याओं को ठीक करेगी। बीमारी है तो उसको भी ठीक करने लग जाएगी। तो ये सेना मतलब कौन है क्या? सेना मनुष्य वाली सेना आती है? नहीं, ये सारे बैक्टीरिया आते हैं। हाँ, उनके वातावरण में उनकी कॉलोनी ज्यादा रहती है, उसके घर का वातावरण अच्छा कर लेते हैं, और वो मरीज जो होता है ना, उसको भी ईश्वर के आशीर्वाद से उसको ठीक कर लेते हैं। हाँ, ऐसे मैंने कई केस भी देखे हैं। सिर्फ उनके आशीर्वाद से भयंकर बीमारी से मैं लोगों को बाहर आते हुए मैंने देखा है। एक हमारा केस ऐसा था, एक भाई का। तो गुजरात में एक मोरबी स्थानक करके है, वहाँ खोखरा हनुमान जी है, डॉक्टर हनुमान बोलते हैं उसको। हम्म। तो उनका एक भगत भाई थे। ऐसे तो बहुत बड़े टाइल्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, लेकिन आपको देखने में ऐसा लगे नहीं कि भी मैं बड़ा फैक्ट्री का मालिक है। सिंपल सा ऐसे फार्मर ही थे, पटेल ही थे, खेडूत ही थे, लेकिन ऐसे बड़े मालिक थे। तो वो हर रोज सेवा करने आते थे वहाँ। हर रोज 2-4 घंटा अपनी फैक्ट्री का काम निपटा दिया, फिर पूरा दिन मंदिर में सेवा करने का, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, जो लोग आए उसकी सेवा करना, सब कुछ। लोगों को पता ही न था इतना बड़ा मालिक है हमारी सेवा कर रहा है। तो वहाँ के स्थानक के जो गुरु है, माँ गुरु माँ है जो है, उनका नाम है कनकेश्वरी माता। वो भी अवधूत जगत के हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, 4-5 दिन वो दिखाई नहीं दिए। तो उनका लड़का मंदिर में आया था। उनको उन्होंने पूछा कि बेटा तेरे पापा क्यों नहीं दिख रहे? तो उन्होंने बोला कि मेरे फादर पिताजी को तो हार्ट अटैक आया है और स्ट्रोक आया है, कोमा में है, और हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तो वो माता जी उनके साथ वहीं वहीं से हॉस्पिटल चल गई, हॉस्पिटल पहुंच गई। और वहां जाके देखा तो पूरी बॉडी सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन भी दे रहे थे, हार्ट को भी करंट दे के धबकारा चालू रखा था। पूरा बॉडी सपोर्ट सिस्टम पे, जैसे वो सपोर्ट सिस्टम निकाल दे तो तुरंत पेशेंट खत्म हो जाए। वो वहां उनके अगल बगल में घूम लिया, और उसको फिर उनके बेटे को बोला कि बेटा उसको घर ले जा। तो डॉक्टर भी खड़े थे, डॉक्टर ने बोला घर इसी हालत में कैसे घर ले जाएगी? जैसे यहाँ से मैं निकालूंगा, ये हॉस्पिटल के पगथिये, हॉस्पिटल के दरवाजे से निकलेगे तुरंत पेशेंट मर जाएगा। ये सपोर्ट सिस्टम पे तो जिंदा है, आप उसको बोल रहे हो घर ले जाने के लिए। फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, तुम घर ले जाओ, ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ऐसा बोल के वो निकल गई। वो निकल गई। अब वो बच्चा, उसका दूसरा भाई था, वो पढ़ा लिखा था, वो बोल रहा था कि ये डॉक्टर मना कर रहा है और माता जी कह रही घेर ले जाओ। अब दोनों के बीच में थोड़ा टकराव हुआ। लास्ट में वो बच्चा ने मान लिया कि चलो गुरु माँ कह रही है, चलो। अब ऐसे भी तो यहाँ 2-4 दिन रहेंगे, वो मरने वाले, ये मरे हुए ही है, सपोर्ट के पे तो जी रहे हैं। अब वो बोल रही है तो ले जाते हैं। 4 दिन बाद में मरने वाले थे तो आज मर जाएंगे, और क्या होगा? तो उन्होंने, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई चिट्ठी दे दो मंजूरी की, भी हम आज ले जा रहे हैं, हमारे ही रिस्क के ऊपर, कुछ भी हो जाएगा तो डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, उन्होंने साइन करवा ली, डॉक्टर ने सपोर्ट सिस्टम खोलने शुरू कर लिया। हाँ, पेशेंट का चालू था, हृदय चालू था और जिंदा था, और धीरे करके उसको गाड़ी में रख के घर ले गए। 4 दिन के बाद वो पेशेंट मंदिर में सेवा करने के लिए हाजिर हो गया था। ओ, किसने किया ये? तो ईश्वर है नहीं है ऐसा मानो मत। ये बागेश्वर कई बार कई लोगों को बोलते हैं, हाँ हनुमान की सेना तेरे घर पहुंच जाएगी, चिंता मत कर।
ये सेना कहाँ से आती है, क्या करती है? हाँ, ये यही सेवा, यही सेना है। आपके सूक्ष्म रूप में शरीर में, आपके श्वास के साथ शरीर में पहुंच जाती है और वो लग जाती है काम पे। तो ये सनातन है। हाँ, आपको ऐसे लोग संसारी साधु में नहीं मिलेंगे। ये अवधूत जगत वाले ही ऐसे होते हैं। आपको दिखते नहीं है कि ये साधु इतना भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें इतनी ताकत है, लेकिन वो सबके लिए भी नहीं करता है। हाँ, आप जाके बैठो और बोलो भी मेरे मेरे घर में मेरी इसकी प्रॉब्लम है, जरा ठीक कर लो। हाँ, आपके सामने देखेगा भी नहीं वो। हाँ, आपकी लायकात होनी चाहिए। उनका काम करते हैं। नरसिंह मेहता के घर जाके भगवान कृष्ण खुद जाके काम करके आ जाते थे। हाँ, हम्म। सबके घर थोड़े जाते थे। और सबके घर जाते तो भगवान की वैल्यू क्या रहती। हाँ, वो तो जो उसकी भक्ति करेगा उसके घर जाएगा ना। तो ये बहुत सूक्ष्म जगत जो है ना, वो ये बैक्टीरिया के साथ सूक्ष्म जगत का रिलेशन है। ये सब सारे काम ये करते हैं। और इसीलिए हर धर्म आप देखो, दुनिया का कोई भी धर्म पकड़ो पकड़ो, तीन उसके जो फाउंडेशन है, पहले भी शायद मैंने आपको बताए होंगे। पहला है प्रेयर। ईश्वर को याद करना हर धर्म की व्यवस्था है। हाँ, मंदिर में, हिंदू मंदिर में जाएगा, जैन होगा तो देरासर में जाएगा, मुस्लिम होगा तो मस्जिद में जाएगा, क्रिश्चियन चर्च में जाएगा। क्यों जा रहे हैं? हाँ, उनके भी भगवान है, भगवान उनका भी काम करते हैं। ईश्वर है, सबके लिए है। तो ईश्वर को याद करना सबके लिए कंपलसरी है, हर मनुष्य को। तो प्रेयर। दूसरा होता है चैरिटी। हाँ, 60 साल के हो गए, आपने 60 साल तक जो भी पाया समाज के पास से सारा वापस देना शुरू करो। चाहे पैसा है तो दे दो वापस, आपके पास बुद्धि है तो उसको देते रहो, आपके पास समय है तो उसको देते रहो। हाँ, ये वापस देना है, तभी मोक्ष पे पहुंच पाओगे। हाँ, आप इकट्ठा ही करते जाओ मरने तक तो फिर मोक्ष नहीं हो पाएगा आपका। तो ये चैरिटी सब धर्म के अंदर है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर चैरिटी की भावना न बताई गई हो। हाँ, सारे मंदिर मस्जिद जो भी है, हाँ, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब चैरिटी के पैसे से ही चलती है, ज्यादातर आप देखोगे तो। और पहले तो जितनी भी स्कूलें हमारे देश में बनी है 50 साल पहले, सारी लोगों ने चैरिटी करके ही बनाई है। सारे मंदिर चैरिटी से के पैसे से ही होती थी। तो चैरिटी हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। 60 साल के बाद तो ये कंपलसरी होनी चाहिए। और मैं तो ये बोलता हूँ कि 60 साल के बाद तो हर व्यक्ति को अपने कपड़े का कलर भी बदल देना चाहिए, भगवे कलर में ही बैठ जाना चाहिए उसको। संसार का मोह उसको दिखना ही नहीं चाहिए, उसके शरीर पे भी नहीं दिखना चाहिए। तो दूसरी होती है चैरिटी। और ये प्रेयर, भगवान को याद करना और चैरिटी करना, दोनों के लिए साधन क्या है? आपका शरीर। तो शरीर ठीक नहीं होगा तो क्या कर पाओगे? नहीं चैरिटी कर पाओगे, नहीं प्रेयर कर पाओगे। अब दोनों करना है तो आपको शरीर ठीक रखना है, शरीर ठीक रखना है तो फिर आपको उपवास भी करने पड़ेंगे। तो हर धर्म वाले ने उपवास क्यों दिए? ये चैत्री नवरात्रि हिंदुओं में क्यों? ये 4 नवरात्रि हिंदुओं में है। जैनों में चातुर्मास होता है। मुसलमानों में रोजा होता है। क्यों होता है भाई? ये उसके लिए तो है, शरीर को ठीक रखने के लिए तो ये सारे उपवास की व्यवस्था रखी है। पहले के जमाने में पूरे दिन इतना मेहनत करते थे कि भाई तीनों टाइम खाना आवश्यक था। तो वो लोग क्या करते थे भाई, हफ्ता 10-15 दिन में एक दिन छुट्टी रख के उपवास करके अपने शरीर को ठीक किया करते थे। लेकिन जमाना बदल गया है, अब इतनी मेहनत है नहीं। तो आप 3 टाइम खाते रहो और 24 घंटे का उपवास करने जाओगे तो होगा ही नहीं। तो फिर एक टाइम का उपवास करते रहो हर रोज। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग बेनिफिट क्यों दे रहा है? इसीलिए तो दे रहा है। तो उपवास हमारे जीवन का एक पार्ट होना चाहिए, लाइफस्टाइल में होना चाहिए वो। तो ये तीनों जो है फाउंडेशन हर धर्म के, हाँ, उसके ऊपर
आपको सोच के उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, अपने आप को इसके अंदर बिठाना है। नॉलेज अकेला मिल जाए से कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सोच नहीं बदलेगी, आपकी भाव नहीं बदलेगी। ये लकुली शिव यूनिवर्सिटी में मेरा कोर्स मंजूर हुआ तो मैं तो मानता हूँ ऊपर ईश्वरीय शक्ति ने मुझे मेरा ये काम करके दिया। और इसके लिए मैं रात को 10 बजे के आसपास सोता हूँ, 9-10 बजे में सो जाता हूँ। 2 से 3 बजे तक मेरी नींद खुल जाती है। और 3 बजे से 5 बजे तक मैं 2 घंटा माला ही करता हूँ। पिछले 1 साल से मैं लकुलिस भगवान को, राजर्षि मुनि जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी की स्थापना की, हर रोज उसकी एक एक माला में करता था। और जब मैंने प्रपोजल दिया तो उन लोगों ने एक सवाल मुझे नहीं पूछा, एक सवाल नहीं पूछा है। सोचो आप कोई भी चीज किसके पास लेके जाओगे तो 18 सवाल पूछेगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे एक सवाल नहीं पूछा है। और जैसे मैंने प्रपोजल रखा, उन्होंने मेरा आभा और उन लोगों के माइंड में भगवान ने, वो सूक्ष्म जगत में रहने वाले राजर्षि मुनि हो, लकुलिस भगवान हो, जो भी उन्होंने उनके माइंड में आके बैठ के बोल दिया ये काम करना है, तभी जाके होता है। मैं ऐसे बोलूँ कि भगवान को करना होगा तो करेगा, मैं उसको क्या सामने हाथ लंबाऊं? नहीं होने वाला है। आपको उसको याद करना पड़ेगा, हर रोज याद करना पड़ेगा। हाँ, आपके पूर्वज जो भी है, हाँ, आपके दादा परदादा जो भी है, हाँ, वो लोग भले उन्होंने नया जन्म लिया हो या न लिया हो, वो सूक्ष्म जगत में हो गए तो जल्दी काम करेंगे आपके। हाँ, और मान लो उन्होंने कहा जन्म ले लिया है, तो वो कहीं ना कहीं इस रास्ते से आपको हेल्प करेंगे। लेकिन शर्त क्या है, आपको उनको याद करना पड़ेगा। चाहे उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया हो या ना किया हो, आपको तो उनको याद करना पड़ेगा। हाँ, दुनिया में जितने बड़े लोग हो चुके हैं ना, वो सारे लोगों ने, हाँ, लास्ट में ये स्वीकार किया है कि मैं अपने जीवन में अकेले हाथ से इतना काम नहीं कर सकता। हाँ, ऊपर वाले जो सूक्ष्म जगत वालों ने मेरे हेल्प की है तभी मैं कर पाया हूँ। हाँ, गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा ऐसा बोले थे कि मैं जब पुस्तक लिखता हूँ तो मुझे पता ही नहीं होता है मैं क्या लिख रहा हूँ। कौन लिखवाता होगा? हाँ, ये सूक्ष्म जगत वाले लिखवाते होंगे। तो मोदी साहब कितना काम करते हैं, 3 घंटा सोते हैं। सोचो, कभी बीमार नहीं हुए। क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य आपने आज तक देखा है जो इतने सालों से, गुजरात में कितने साल सीएम रहे? 12 साल से तो सेंटर में है, 11 साल से कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं रखी है। कौन करवाता होगा? हाँ, उनके ऊपर ईश्वर के आशीर्वाद है, तभी ये कर पा रहे हैं। तो सूक्ष्म जगत को, ईश्वर को याद करना हमारा कंपलसरी है। हाँ, आप योग का टाइम निकालते हो 1.5 घंटा, मैं तो कहता हूँ योग करने के लिए ऐसा खाओ ही नहीं योग करने की जरूरत पड़े। इतना टाइम आप अपने ईश्वर को, सूक्ष्म जगत में आपके पुरखों जो भी है, उन लोगों को याद करने का टाइम निकालो ना। मैं तो घूमने भी नहीं जाता हूँ, शरीर ठीक रहता है मेरा। क्यों समय बिगाड़ने का? इतना समय बचाओ और अपनी उद्धार के लिए उसको खर्च करो। हाँ, नींद भी कम आएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो 3-4-5 घंटा मेरा लिए काफी हो जाता है, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा शरीर के पास कष्ट ही नहीं करवाता हूँ। थकवा दूंगा तो ज्यादा घंटे चाहिए नींद के लिए। तो कम खाओ, गम खाओ, एक टाइम खाना छोड़ो, सही भोजन करो, अल्कलाइन फूड आधा खाओ, एक टाइम पकाया खाओ, और वो भी प्रोबायोटिक एक्टिविटी बढ़े इसी तरह खाओ। हाँ, छाछ में, हम दूध चाय नहीं पीते, छाछ पी लेते हैं शाम के पकाए भोजन के साथ, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जरूरी है, जीवन बैलेंस होना चाहिए। आप ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा खाओ, ज्यादा नींद करो, 8 घंटा सोने के बाद भी लोग बोलते हैं अभी नींद पूरी नहीं हुई, तो ये ऐसे कैसी जिंदगी, कैसे ऐसा क्या करते हो आप? हाँ, ज्यादा खा के ज्यादा सो, ज्यादा मेहनत करो, उसको खाने के लिए, पचाने के लिए भी मेहनत करो। ये तो टाइम उनके मैनेजमेंट में ही चला जा रहा है। आपके उद्धार के लिए क्या कर रहे हो?
समय ही नहीं बचेगा आपके पास। तो योग को भी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। हाँ, मेहनत करो, कसरत करो, थक जाओ, 8 घंटा सो। 8 घंटे से कम आ रही है तो वो बोलेगे अरे तू तो बीमार है। अरे बीमार कहाँ से हो गया? बोलिए। क्या कुछ पूछने का है? आप लोग सुन रहे हो, कुछ बोलते नहीं है। उठने का नहीं, कहने का है सर, ये गलत दिशा में ज्ञान जा रहा है, गलत तो गलत दिशा में ही परिणाम मिलेगा ना। वर्तमान की समस्या ये है ना। हाँ। ये जो बातें हैं, ये सही दिशा में जाएगा, सही रिजल्ट मिल जाएगा, दैट्स इट, इतना ही समझना है। बात सीधी पते की है यहाँ पे। तो अपने आप को प्रूफ करो। आपको किसी का आशीर्वाद चाहिए ना, तो आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। पहले आपके भाव बदलने पड़ेंगे। आपका जीवन दूसरे के लिए है। इस धरती में रहने वाले प्रकृति और जीव जंतु और मनुष्य सबके लिए मैं कुछ उपयोगी बनूं, ये पहले भाव लाओगे तभी ईश्वर आपके साथ जुड़ेंगे। इससे पहले जुड़ने वाला नहीं है। और मैं तो कहता हूँ एजुकेशन और हेल्थ, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें जिन लोगों ने उसको बिजनेस बनाया है वो सारे दुखी हैं। वो एजुकेशन बिजनेस का परफेक्ट। फील्ड ही नहीं है। सर और ये बायो क्लॉक बचपन से ऐसी सेट है सर, इतना मुश्किल हो रहा है इसमें से निकलना। बायो क्लॉक में से बाहर निकलने के लिए आपको भूख लगने के टाइम पे पानी ही पीना है, भोजन लेना ही नहीं है। और वो भी आपको जल्दी जल्दी नहीं पीना है। जैसे आप कोई आइसक्रीम खाते हो इसी तरह मटके का पानी लो, कप, इसमें ग्लास में, और चम्मच लेके मुंह में थोड़ी देर घुमाओ पियो। फिर लो, घुमाओ पियो, जैसे कुछ जूस पी रहे हो, लेकिन पानी ही पियो। आप 1 हफ्ता ये नियम का पालन करोगे न, तो आपकी बायो क्लॉक अपने आप ठीक हो जाएगी। सर मतलब अलाइवा जानी चाहिए। इतना लाइफ चेंजिंग सेशन होते हैं सर आपका, हर एक सेशन। उसके बाद ना ये एक हफ्ता तो यही मतलब अपने आप को मेंटली सेट करने में लग जाता है कि पहले सर ने इतना कुछ देखो, क्या देखो, कोई भी काम करना है ना आपको, तो पहले मन को मजबूत करना पड़ता है। अच्छा, मन मजबूत कब होता है? मैंने आपको रास्ता बताया हुआ है। बोलो, याद करो, क्या करना पड़ेगा मन को मजबूत करने के लिए? मन को बहलाना पड़ेगा, दूसरी डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी हो चुकी है चर्चा अपने सेशनों में। किसी को याद है तो बोलो। इंद्रियों का राजा मन है और मेडिटेशन करना पड़ेगा सर उसके इंद्रियों लिए। का राजा मन है और मन का राजा श्वास, ये बात हो चुकी है। हाँ, सांस मेडिटेशन क्या धीरे करना लो पड़ेगा और करना छोड़ो। है। तो उसी को तो ये होल्ड के पहले साथ। उसको, पहले आपको ये सारा झमेला बाद में करना है। सही बात, सही बात। पहले उसको अपनाओ। जब आपके अंदर अपने श्वास को कंट्रोल करने की नॉर्मलिटी आ जाएगी, ऑटो मोड में आ जाएगा आपका बॉडी, तब आप दुनिया भर के सारे काम कर पाओगे। इससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। आप कितना भी मेहनत करके थक जाओगे तो भी नहीं होने वाला है। पहले इसको करना पड़ेगा। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। ऑटो मोड में आ जाना चाहिए। आप ध्यान में रहो और आप स्लो करो श्वास, ऐसा नहीं। आप सोए हो उसी टाइम भी आपके श्वास स्लो ही चलने चाहिए। वो मोड तक पहुंचना पहला पड़ेगा। फिर आप दूसरे काम हाथ पे लो। इससे पहले कुछ भी करने जाओगे, कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि आप धीमे धीरे धीरे चबा के खा भी नहीं सकोगे जब तक ये नहीं होगा। पैशन पहला चाहिए, फिर बाद में सब कुछ होगा। तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो। इसके लिए आपके बॉडी को सही भोजन दो, अल्कलाइन भोजन ज्यादा दो, ग्रीन लीफ ज्यादा दो। आपकी बॉडी में थोड़ा चेंज आने लगेगा, धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ने लगेगा। और
सुबह सुबह में ईश्वर को भी याद करो, मालाएं करना शुरू करो, ईश्वर के अंदर ध्यान में रख, अपने आप को लगाओ। वो ही मदद करेगा आपको, आपके हाथ में कुछ नहीं है। बोलिए, किसी को भी बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल आज सकते। आज सबसे अच्छी बात आपने जो मुझे मुझे एकदम रियलाइज हुआ ना, वो ये है कि चावल और गेहूं हमारे लिए है ही नहीं जो हम खा रहे हैं। लिटिल मिलेट्स खाने चाहिए। हम कम श्रम करने वाले लोग, हमें वो चाहिए, मजदूर को चाहिए चावल और गेहूं। ये सबसे बड़ी बात है। इतना भी हम करने लगे तो कोई मोटापा आएगा ही नहीं, आएगा तो चला जाएगा। 3 बार खाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि नहीं? हाँ, आप चबा चबा के रस करके खाने की आदत में आ गए, फिर कोई समस्या ही नहीं है। हम्म। अच्छा, चबा के खाओगे तो पेशन का गुण भी बढ़ जाएगा। अब जब पेशन आ गया है तो श्वास भी अपने आप स्लो हो जाएंगे। आप देख लेना, जो लोग 100 साल के हैं अभी, 80 90 साल के बिना बीमारी के जी रहे हैं ना, वो लोग खाने भी शांति से खाएंगे। और आप उनके आगे जाके कुछ भी गुस्से में बोलोगे, वो शांति से सुन लेंगे। कुछ नहीं होगा। हाँ, वो कभी गुस्सा भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका श्वास कंट्रोल में है उनके। हम्म। जिनका श्वास अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, तुरंत गुस्सा करते हैं और झगड़ा करते हैं, या तो कुछ मार देंगे। बच्चों को यही सिखाना है। ये नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं ना, उसकी जड़ यही है। पैशन नहीं सिखाया है बच्चों को हमने। और जब बच्चे को शुरू से आप धीरे धीरे चबा के खाने की आदत डाल दोगे ना, तो वो बच्चे की लाइफ बन जाएगी। और आपके आसपास में जहाँ जितने भी स्कूलें हैं, छोटी स्कूल हो या बड़ी स्कूल हो, हाँ, आप लोगों को सुधारने की बात मत करो, लेकिन बच्चों की लाइफ सुधारने की बात जब किसी को बोलोगे ना, तो वो तुरंत आपको सुनेगा। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए चाहिए सबको। तो ये कोर्स में सीखना यही है, लोगों की लाइफ कैसे चेंज किया जाए। सर एक बात और बोलनी थी हमें। सर आप बोल रहे हो कि लिटिल मिलेट्स खाओ, तो गर्मी में ये गर्म नहीं होते जैसे हमारे यहाँ ये इसलिए मेंटेलिटी बना। उसको ठंडा करने के लिए आपको सुबह से 6 7 घंटा भिगो के रखना पड़ता है, फिर पकाना है, फिर आप उसको खाने के टाइम उसको फ्रेश ताजी छाछ के साथ खाना है, जिसके कारण वो गर्म ना पड़े। और साथ में मिलेट अकेले नहीं खाने हैं आपको, आधे मिलेट के, के अंदर आधी सब्जी डालनी है। और सब्जी कैसी होनी चाहिए? बेल के ऊपर होने वाली, कंदमूल वाली नहीं, जिसमें ज्यादा फाइबर हो सकता है तो आधी पत्तियां डाल दो अंदर, मिक्स करके खाओ आप, तो गर्म नहीं पड़ेगा। अकेली मिलेट को खाने जाओगे तो गर्म पड़ेगा। हाँ, 10 बज चुके हैं। ओके, थैंक तो अगला चैप्टर हम अगले सैटरडे को लेंगे। और कितने चैप्टर हो हमारे, कितने सेशन हो गए साहब? मुझे लगता है सर ये 10वां नंबर का है। 10वां नंबर का है। तो करीब हम आधे पहुंचे हैं साहब। ना, अपने सर 3 महीना करना था तो 12 सेशन देने थे आपको। अच्छा, तो हमको अभी कितने चैप्टर बाकी है? 27वें नंबर पे अभी आए चैप्टर पे। ओके, तो करीब हम 105 नंबर पे, 6 नंबर पे है। ठीक है, आ, कर लेंगे उसको। बीच बीच में जो नए टॉपिक खुल जाते हैं ना, इसमें समय हमारा उसके कारण ज्यादा चला जाता है। जो लेकिन भी है हमारा फायदा है। नॉलेज ही बढ़ता है सर हमारा उससे तो। यू। फायदा हमारा है। एक्स्ट्रा स्टडीज मिल सर जाती हम है तो उससे। चाहते ही नहीं आपके सेशन खत्म होए। नहीं, अपने बैंक बुलाएंगे ना वापस इनको, है ना? इनको अभी हाँ। छोड़ना नहीं है अपने को, है ना? पकड़ के रखेंगे सबको। हाँ जी सर। ठीक है, चलो, अब मिलेंगे सैटरडे को आप सब लोगों को। और
आशा रखता हूँ कि जो जो मैंने आपको बताया है, सिखाया है, तो वो रास्ते पे आप चलना शुरू करो। कर ठीक है। दिया सर। हाँ, नॉलेज तो पुस्तकों में बहुत पढ़ा है। हाँ, सबके घर में भगवत गीता है, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं कर रहा है। हाँ, तो उपयोग नहीं करोगे तब तक नॉलेज कोई काम का नहीं है। हाँ, तो पहले घर के अंदर नियम बनाओ। कोई व्यक्ति जल्दी खाना नहीं चाहिए, और खाता है तो झगड़ा करो, मैं तो बोलता हूँ मारो उसको तुम। हाँ, घर घर पे वाला आपको नहीं। छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सबकी भलाई के लिए बहुत जरूरी है, झगड़ा करके भी पहले सब लोगों को चबा चबा के खाने की आदत में लाओ। और ये एक बार आ गया ना, तो फिर सब आ गया आपके पास। पैशन आ गया, धीरज आ गई, तो अपने आप मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया। हाँ, अब भगवान उनके साथ जुड़ता है जो मेडिटेशन करते हैं। योग में मेडिटेशन के ऊपर भार क्यों दिया गया है? अच्छा, आप कोई भी काम करते हो, और कोई भी व्यक्ति, मान लो कोई कारीगर काम कर रहा है, आप उनके सामने जाके बैठना, देखना उसको। ये जब काम करता होगा ना, तो उनके श्वास बिल्कुल स्लो चलते होंगे, बहुत सही। तभी वो काम अच्छा कर पाएगा। इसके अलावा नहीं कर पाएगा। तो ये यही मेडिटेशन है। हाँ, और भगवान कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। ये योगः कर्मसु कौशलम में मेडिटेशन में जाने का रास्ता है। आप उसको ध्यान पूर्वक जब काम करोगे तो अपने आप मेडिटेशन हो जाएगा। यही रास्ता मेडिटेशन की ओर ले जा रहा है। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। ठीक है। चलो, मिलते हैं दोबारा अगले हफ्ते। आप सबका ओके धन्यवाद। सर। आपका धन्यवाद थैंक यू सर। सर। आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।